हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। जैसा कि आप सभी को पता है, छठ पर्व चल रहा है। तो इस छठ पर्व पर हमने एक नई क्लास को स्टार्ट किया है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का EVS जो कि CTET के पेपर 1 में आता है, उसके सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इसके पहले मैंने SST का भी क्लास लिया है, तो वो आप देख सकते हैं चैनल पर। आज से EVS की क्लासेस चलेंगी जो कि NCERT बेस्ड होंगी और आपके जितने भी 30 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सारे के सारे इसी क्लास से कवर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि पहले चैप्टर्स के बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन है, खाने की चीज़ों को जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या क्या घरेलू उपाय करते हैं। जैसे अगर बात हम दूध की करते हैं, तो दूध को हम ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उबालते हैं। और अगर हरी धनिया की बात करते हैं, हरी धनिया को हमेशा गीले कपड़े में अगर हम लपेट कर रखते हैं तो वो धनिया जल्दी ख़राब नहीं होता है। पके हुए चावल बर्तन में रखते हैं, कैसे, एक कटोरे में डालकर पानी को। जैसे अगर आपके पास पका हुआ चावल बचा हुआ है तो वो जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी कटोरे में पानी डालेंगे, फिर बाद में पके हुए चावल को दूसरे बर्तन में डालकर उसे पानी में रख देंगे। इस तरह से करने से जो पका हुआ चावल होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और प्याज और लहसुन जो होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं, हमेशा खुले स्थानों पर रखते हैं और नमी से बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे पानी पहुँचेगा या फिर थोड़ा भी अगर नमी रहेगा तो वो जल्दी ख़राब होने का चांसेस रहता है। इसीलिए प्याज और लहसुन को हम खुले स्थानों पर रखते हैं। ये EVS की NCERT बहुत ही आसान है, एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए, ये सब तो प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस हैं ना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं आवाज़। आवाज़ क्या है, तो किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अलग अलग आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है। आवास कहने का मतलब है शेल्टर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जिस जगह पर हम लोग जीवन यापन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं, ठीक। जैसे जीव जंतु का आवास स्थान अलग होता है, ह्यूमंस जो हैं उनका आवास स्थान अलग होता है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मिड डे मील। ये क्वेश्चंस बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिड डे मील क्या होता है या फिर मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था। तो जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2400 वाट ब्लॉक में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ किया गया, ठीक है। तो मिड डे मील कब स्टार्ट किया गया था, इसमें बस ये क्वेश्चन पूछता है कि मिड डे मील का आरंभ कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1995 को। इससे जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, ठीक है। इससे बच्चे डेली स्कूल भी आएंगे और उनमें जो कुपोषण जैसी बीमारी पहले होती थी वो सब, उन सब चीज़ों से गरीब घर के बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे स्कूल एडमिशन लेते हैं उनको बचाया जा सकेगा। और वर्ष 1997-98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉक में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया, ठीक है। इसमें बस आपको याद ये रखना है कि मिड डे मील मीन्स दोपहर का भोजन, और स्टार्ट कब किया गया, 15 अगस्त 1995। ओके, अभी आपने पढ़ा आवास। तो जो आवास स्थान होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मिट्टी के घर। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार के घर की जो छतें होती हैं वो कैसी बनती हैं, झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती हैं, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैचिंग के रूप में आ जाते हैं कि किस प्रकार के घर झाड़ियों तथा छप्पर से बने होते हैं। तो आप बताएंगे मिट्टी के घर। इनकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। ये भी पूछ सकता है कि मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवारें मोटी क्यों होती हैं, ताकि गर्मी जो है वो अंदर ना आ सके, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड टाइप का घर, जो कि लकड़ी का होता है, फिर बांस का होता है। इस प्रकार के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ऐसे घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि हमेशा बारिश होता रहता है और वो घर टूटता रहता है ना, इसीलिए वहाँ पे हम लकड़ी के घर को बनाना ईजी समझते हैं। इस प्रकार के घर जो होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊँचे बाँस के मजबूत खंभे पर बनाए जाते हैं। और ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि तो बाँस के जो घर है वो ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ के रोड वगैरह भर जाते हैं। इसीलिए इस तरह के घर को हम क्या करते हैं, 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। और किस पे बनाते हैं? बाँस के मजबूत खम्भों पर बनाते हैं। ठीक। और किस राज्य में? स्पेशली असम राज्य में ऐसे घर देखने को मिलेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाँस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। बाँस के घर ज़मीन से कितने फुट ऊंचे होते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ईंट का घर। जो ईंट का घर होता है, इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मीन्स जिसमें जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर इस टाइप के घर बनाए जाते हैं भारत के मैदानी इलाकों में। तो ईंट का घर कहाँ बनाया जाता है? भारत के ये जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं इग्लू की। इग्लू ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो जनजाति के आवास है। और ये सबसे पहले बात इम्पॉर्टेंट क्या है, इग्लू कहाँ बनाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। और इग्लू में कौन से जनजाति रहती है? तो एस्किमो। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए इम्पॉर्टेंट। पहला टुंड्रा प्रदेश और दूसरा कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? ये इधर ये एस्किमो जनजाति और यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश। ओके, और एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे इग्लू कैसा है, इस तरह से है ना, गुंबद टाइप का। और शीतकालीन में कड़ाकेदार जो ठंड पड़ती है वो इन मकान की मजबूती को बढ़ा देती है। इग्लू के अंदर क्या होता है? इग्लू के अंदर की तरफ दीवारें तथा फ्लोर पर कई सारे सील मीन्स मछली की खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। ठीक, इग्लू वाला जो घर होता है वो अंदर की तरफ से मछली की खाल लगी हुई होती है। ठीक, जिससे ये गर्म बनाया रहता है। दीवार कैसी होती है? दीवार व खाल के मध्य में रिक्त स्थान छोड़ जाता है। ठीक है, इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इसे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ़ की बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं। बर्फ़ की बनी दीवारें क्यों नहीं पिघलती हैं? क्योंकि जो बर्फ़ की जो दीवार है और उसका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है दोनों के बीच में गैपिंग होता है, इसीलिए वो दीवार पिघलता नहीं है। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की जो चर्बी होती है उसको जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा सा द्वार देखिए यहाँ बना होता है। इस द्वार का उपयोग लेट कर अंदर बाहर आने में किया जाता है। देखिए इग्लू का द्वार इतना छोटा है कि कोई इसमें बैठ कर नहीं, खड़े होकर या फिर बैठ कर नहीं जा सकते हो, आपको अंदर जाने के लिए लेट कर जाना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, इग्लू कहाँ पर बनाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पर? ये टुंड्रा प्रदेश में। दूसरा, इसमें कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो जनजाति। ओके, तीसरा क्या याद रखना है आपको कि इग्लू के अंदर जो दीवारें होती हैं उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो सील जो मछली होती है उसकी खाल लगाई जाती है। ठीक, ओके, समझ में आया? और इग्लू के अंदर जाने के लिए क्या करते हैं लोग? लेट कर अंदर बाहर आने जाने का काम करते हैं। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट, टेंट टाइप का भी घर आपने देखा होगा ना। ये लोगों का अस्थायी निवास होता है। मीन्स जो लोगों का स्थान जो रहने का जगह होता है वो अगर स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, तो वो लोग कपड़े का टेंट बना कर रहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ों से बनता है, क्योंकि उनका रहने का टाइमिंग या फिर जगह फिक्स तो है नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसीलिए वो लोग एकदम ऐसे परमानेंट घर नहीं बनाते हैं, टेम्पोरेरी में टेंट वाला घर बनाकर रहते हैं। अब बात करते हैं हाउस बोट की। तो ये जो हाउस बोट होता है ये लकड़ी से बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हाउस बोट। देखिए यहाँ पे ये वाला हाउस बोट है, ये क्या है? ये H फॉर हाउस बोट है और जो है T फॉर ये टेंट है। ठीक,
तो हाउस बोट में देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है ना। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ये घर कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर और केरल में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीर में, केरल में, ठीक है। और किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ओके, अब हम बात करते हैं पिग्मी जाति के आवास। एक जाति होती है जिसका नाम है पिग्मी, उनके आवास के बारे में बात करेंगे। पिग्मी शिकार निर्भर होते हैं। पिग्मी जनजाति जो होती है वो शिकार पर निर्भर होती है और अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते हैं। जो पिग्मी जाति है उनका भी घर अस्थायी नहीं होता है। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं। जो पिगली जनजाति होती है वो लोग अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाती है? वृक्ष पर, पेड़ों के ऊपर बनाती है। क्यों? क्योंकि उससे वो जीवों से क्या कर पाएंगे? खुद को सेफ रख पाएंगे। अगर वो डाउन साइड रहेगा तो कोई भी एनिमल्स है वो आकर उन पर अटैक कर सकता है। इसीलिए वो उनसे सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाते हैं? वृक्षों के ऊपर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती हैं। देखिए आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे इनके जो ये देखिए गोल साइड में है ना, गोल टाइप का, तो वही बताया जा रहा है कि इनकी झोपड़ी कैसी होती है? गोल साइड की होती है, गोल गोल। एक होता है झोपा। ये क्या होता है? शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में इस टाइप के घर बने होते हैं। किस टाइप के? झोपा। तो झोपा कहाँ बना होता है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में। ओके, अब बात करते हैं पड़वा। तो ये क्या है? राजस्थान में मरुस्थल में बनाया जाने वाला घर। पड़वा की दीवारें प्रायः धूप सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनती हैं और कैलू या फिर खपरैल से ढलवा छत बनाए जाते हैं। देखिए इनका छत कैसा है? खपरैल दिख रहा है ना, खपरैला बना हुआ है। और इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी हैं? सुखाई हुई मिट्टी के ईंट से बनी होती हैं। और ये घर बनता कहाँ पर है? राजस्थान के मरुस्थल वाले एरिया में, ठीक है। कौन सा घर? पड़वा। अब देखिए ये भी है, सब आवास के प्रकार हैं। टापरी या फिर टपरी या डांगला, ऐसा कहाँ बनता है? ये राजस्थान के आदिवासियों का सामान्य घर है। तो ये भी पूछ सकता है कि टापरी या फिर टपरी ये कहाँ का घर है? तो आप बताएंगे राजस्थान के आदिवासियों का घर है। भाखड़ा का ढांचा, ये भी राजस्थान के गिरासियाँ जनजातियों का घर है, ठीक। और मुनसा, ये उत्तराखंड के भेटिया जनजाति का शीतकालीन आवास है। तो ये पूछ सकते हैं कि मुनसा कहाँ का आवास है? तो उत्तराखंड का है। कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति रहती है। और कैसा आवास है? तो शीतकालीन आवास है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं मैत। तो मैत जो है वो भी उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। ट्यूपिक, ये जो है एस्किमो लोगों के चमड़े से बने तंबू हैं जो कि ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर केरिबू तथा ध्रुवी भालू की खाल के बने होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर किस्ताऊ। किस्ताऊ जो आवास है वो कजाकिस्तान की किर्गिज जाति के आवास स्थान होते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान के किर्गिज जाति के आवास कौन से होते हैं? किस्ताऊ। जो किससे बने होते हैं? ये घास के बने होते हैं। किर्गिज जो जाति होती है वह शीत ऋतु में निवास करती है। अब नेक्स्ट है यूता। ये क्या है? किर्गिज, कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ऊनी मदे से भी बनाए जाते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि पूछा जाएगा ऐसे कौन से आवास हैं जो चमड़े के बने होते हैं, तो उसका आप आंसर देंगे यूथ, ठीक। और कौन सी जनजाति रहती है इसमें? तो किर्गिज, कालमुख और कजाक जाति के लोग यहाँ रहते हैं। अब एक और है घर आवास जिसका नाम क्या है? कू। तो भील जाति के आवास जो कि आयताकार होते हैं। जो ये कू टाइप का आवास है वो कैसा होता है? आयत शेप में होता है। इनकी दीवार जो होती है वो बांस या फिर पत्थर की बनी हुई होती है, ठीक। और फर्श कैसा होता है? मिट्टी या पत्थर का होता है। और छत कैसा होता है? खपरैल रहेगा या तो घास फूस रहेगा। ओके, इस चैप्टर में आपको सबका आवास ही पढ़ना है कि कौन सा टाइप के आवास कहाँ पर रहते हैं ना। जैसे बात करते हैं बंगला, ओराक या फिर कातोंग ओराक,
ये संथाल जनजाति का आवास का घर है। ठीक है। कराल आवास की बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जूलू जनजाति के लोग रहते हैं। ठीक है। और पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई घास की झोपड़ी होती है। ठीक, घास की झोपड़ी होती है जिसका नाम है कराल। बनाता कौन है? जूलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका के जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये लोग मिलकर बनाते हैं। टीपी। टीपी क्या है? रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में रेड इंडियन लोगों द्वारा बिसन बैल का चमड़ा या फिर लंबे बांसों से बनाए गए क्या होते हैं? शंकु के आकार के घर, तंबू होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पोर्टेबल होते हैं। मीन्स इसको हम यहाँ से वहाँ कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं अर्श। अर्श क्या है? तो अर्श भी भारत में नीलगिरी जो की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर निवास करने वाले आदिम जनजाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के क्या होते हैं? ये घर होते हैं। अब बात करते हैं खाइमस की। तो खाइमस क्या है? अरब और सहारा के बदू जाति के लोगों के तंबू होते हैं। ठीक, तो या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि खाइमस में कैसे जाति के लोग रहते हैं। आपके पास ऑप्शन देगा, आदिम जाति या फिर ये दे देगा संथाल जनजाति और ये बदू जनजाति, ऐसे देगा तो आप क्या लगाएंगे उसमें? बदू जाति के लोग। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं जीव जंतुओं के आवास के बारे में। अभी तक जो पढ़ा आपने वो मानव के आवास थे। अब बात करते हैं जीव जंतु का जो आवास है वो कैसा होता है। तो जीव जंतु के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनका आवास पेड़ों पर या फिर झाड़ियों में रहता है। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो ज़मीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से बचने के लिए खुद को सेफ रखते हैं। कई बड़े जंगली पशु जंगल में या फिर पर्वतों पर उनका गुफा होता है या फिर माद होता है, वो वहाँ पर रहते हैं। तो सभी प्रकार के जीव जंतु अपने अलग अलग तरह के आवास में रहते हैं। हम उनके आवास के प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्थलीय आवास किसके लिए होगा? जो जीव जंतु स्थल पर रहते हैं ना, स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल होते हैं, जैसे मान लीजिए वनीय आवास। ठीक, तो वनीय आवास में जंतु या फिर पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर या फिर वनस्पतियाँ जो होती हैं वो इसी टाइप के आवास में रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वनीय आवास में कौन रहता है? तो सभी प्रकार के जंगली जानवर हैं या फिर वनस्पति हैं, वो लोग वनीय आवास में ही रहते हैं। ओके, और एक है घास भूमियाँ। तो ये कैसी होती है? यहाँ पर लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के जो मुख्य जानवर में जैसे जेब्रा है, जिराफ है, हाथी, गजेला एक एनिमल होता है, हिरन, ये सारे होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? घास भूमि, ग्रास लैंड में पाए जाते हैं। प्रमुख घास भूमि के उदाहरण हैं जैसे सवाना, प्रेरीज, डाउन्स, स्टेपी, मेडोज, लानोज, पंपास, ग्रांड चाको, ये सारे क्या हैं? ग्रास लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर इस टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, जैसे कौन? जेब्रा है, जिराफ है, हाथी है, गजीला है, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं मरुस्थलीय आवास की। तो मरुस्थल में किसका आवास होता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, तो सभी को पता है। वहाँ पर पानी की कमी होती है, वर्षा कम होता है ना, और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पर पाए जाने जंतु कौन से होते हैं? जैसे ऊँट है, सांप है, कंगारू, चूहा। ठीक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। और वनस्पति किस प्रकार की होती है मरुस्थल की? कांटेदार और मोटी पत्ती वाले। जैसे कि जो कैक्टस होता है वो भी स्पेशली कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट एरिया में। उसका पत्ता आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत ही मोटा होता है। तो जो मरुस्थलीय आवास होते हैं वहाँ की वनस्पति ऐसे एक कांटेदार होती है और मोटी पत्ती वाली होती है। ठीक, अब बात करते हैं पहाड़ी आवास की। तो पहाड़ी आवास में कौन आता है? जैसे याक हो गए, भालू या फिर पहाड़ी बकरियाँ, ये सब कहाँ रहते हैं? हिल हैबिटेट। अब बात करते हैं ध्रुवीय आवास की। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी होती है। जितने पोलर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं?
वर्ष भर पूरे बर्फ जमे होते हैं। अतः यहाँ पर जो पाए जाने वाले जंतु के शरीर होते हैं उन पर क्या होते हैं, फर मीन्स बहुत ही पंख लगे होते हैं, फर, जिससे कि उनको वहाँ के ठंड का असर कम पड़े। तथा उनके चर्म मीन्स चमड़े के अंदर वसा की मोटी परत होती है। सबसे पहले उनके बॉडी पर फर ज़्यादा होते हैं और जो उनके चमड़े होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, वसा की मोटी परत होती है, जो वहाँ के ठंडे एरिया से उनको सुरक्षा करती है और साथ ही साथ भोजन संरक्षित करने का भी कार्य करती है। वो क्या करता है, भोजन को भी संरक्षित रखता है और वहाँ की सर्दी से भी पोलर बियर इस टाइप के एनिमल को बचाता है। यहाँ किस टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, जैसे पोलर बियर मीन्स ध्रुवी भालू हो गया, रेनडियर हो गया, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्ट्रोगूस, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड ईगल, इस टाइप के जितने भी जानवर होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ध्रुवी आवास पर मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस टाइप के एनिमल जो होते हैं उनके बॉडी पर फर होते हैं और उनके चर्म के अंदर क्या होती है, वसा की मोटी परत होती है। आपसे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे एनिमल्स देगा, बोलेगा ये कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवी आवास है, पहाड़ी आवास है, मैदानी आवास है, और दे देगा ध्रुवी भालू कहाँ पाया जाता है, तो ध्रुवी भालू कहाँ पाया जाएगा, ध्रुवी आवास में। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि याद रखिएगा कि हाँ कौन से एनिमल्स किस टाइप के एरिया में पाए जाते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। जलीय आवास ताजे जलीय जीव जैसे नदियाँ, झील, तालाब, झरने, ये सारी जो जगह है यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे कौन कौन से, जैसे मछली है, केकड़ा, मगरमच्छ, टैडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, सब ताजे जलीय जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, सब क्या है, ताज़ा जलीय जीव है, इनका आवास क्या है, ये लोग फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब समुद्री आवास किसका है, समुद्री पानी में मछली, जैसे व्हेल हो गया, डॉग फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क मछली, व्हेल मछली, समुद्री घोड़ा, समुद्री ड्रैगन, समुद्री कछुआ, मगरमच्छ, समुद्री सांप, ये सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तटवर्ती आवास की, जो कि कोस्टल एरियाज होता है। इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल का मिश्रण होता है और यहाँ पर मैंग्रोव प्रकार के वनस्पति की अधिकता होती है। ठीक है, और कुछ जंतु जो होते हैं कुछ जंतु बिल धरती के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, जैसे चूहा है, सांप, खरगोश, चींटी एटसेट्रा। ओके, अब बात करते हैं घोंसला की। तो कुछ पेड़ों पर या फिर घरों में घोंसला बनाकर रहते हैं, जैसे बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर, इन लोगों का आवास स्थान क्या है, घोंसला। गिलहरी कहाँ रहती है, तो गिलहरी पेड़ की कोटर में रहती है। माद या गुफा, इसमें कौन रहता है, जैसे शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ, भालू, ये सब कहाँ रहते हैं, माद में या फिर गुफा में रहते हैं। अब बात करते हैं कैनल। तो कैनल क्या है, कुत्तों का आवास स्थान है। ठीक है, पेड़ की शाखाएं पर कौन रहता है, जैसे बंदर, चील, कौवा, टिड्डा, ये सब कहाँ रहते हैं, पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। अब बात करते हैं छत्ता। तो जैसे मधुमक्खी है, बर्रे, ततैया, ये लोग कहाँ रहते हैं, ये लोग मधुमक्खी जो होती है ये सब क्या करते हैं, छत्ता बना कर रहते हैं ना। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वस्त्र। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच के निकालते हैं, उसको ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। मीन्स ये तागा बनने की प्रक्रिया है। तो आप सीधे से पूछ सकते हैं तागा कैसे बनता है, तो रेशे से तागा बनता है। इसका क्वेश्चन बस ऐसे ही आएगा कि तागा किससे बनता है, तागा रेशे से बनता है। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन दो क्या हैं, प्रमुख हैं। एक है बुनाई और दूसरा है बंधाई। ठीक, एक बुन कर और दूसरा क्या है, आपस में बांध कर। ठीक, 2 से 3 अलग अलग टाइप्स के ऊन ले लिए और उसमें इनको ऐसे मैच करके बना दिए तो वो बंधाई हो जाएगा। और एक प्रोसेस है बुनाई करना। कुछ वस्त्र जैसे सूती हैं, जूट हैं, रेशमी हैं तथा ऊनी, इनके तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक,
इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक तंतु कौन सा है। ऑप्शन ढेर सारे दिए जाएंगे, लेकिन आपका उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी। बस यही 4 क्या हैं, प्राकृतिक तंतु हैं। और रुई तथा जूट जो हैं वो सब पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। ठीक है, किससे मिलते हैं, ये सब पादप से मिलते हैं, रुई तथा जूट। ओके, तो यहाँ पर ये क्लास ख़त्म होती है। और इसके बाद की जो एनसीईआरटी है वो क्लास 6 की साइंस के माध्यम से मैंने बताया है, तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं जो आपके लिए ईवीएस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।